नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच की सभी करंट अफेयर को डीपली डिस्कस करने वाले। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विजय दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन सी 17 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, जो विजय दिवस है वो हमारा 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 दिसंबर का विजय दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो आइए विजय दिवस के बारे में जान लेते हैं। जो विजय दिवस है वो हमारा बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही 16 दिसंबर को इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसने और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर विजय प्राप्त की। तो इसलिए 16 दिसंबर 1971 से ही दोनों ही कंट्री इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन ये है कि जिस समय पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था तो उस समय पाकिस्तान आर्मी के जनरल कौन थे? तो वो थे आपके आमिर अब्दुल्ला खान नाजी पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे। और जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसे मुक्ति बाहिनी के रूप से नाम से जाना जाता था। किसे? जो बांग्लादेश की आर्मी थी उसे मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, भूटान हमारी पहली कंट्री था हमारी वर्ल्ड के अंदर जिसने बांग्लादेश को पहले नंबर पर एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्वीकार किया था। तो भूटान हमारे पहली कंट्री था और दूसरे नंबर पर हमारा था इंडिया, जिसने बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री स्वीकार किया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया ईरान एंड विच कंट्री ऑन द जॉइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट? यानी कि चाबहार पोर्ट के जॉइंट यूज को लेकर किस कंट्री यानी कि इंडिया ईरान और तीसरे नंबर की कौन सी कंट्री है जिसने मिलकर एक मीटिंग हेल्ड की है यानी कि ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों, ये कंट्री है आपकी उज्बेकिस्तान। कौन सी? उज्बेकिस्तान आपकी कंट्री है जिसने इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान यानी कि तीनों ने मिलकर एक चाबहार पोर्ट को यूज करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की है। तो आइए अब थोड़ा चाबहार पोर्ट के बारे में जान लेते हैं। जो चाबहार पोर्ट है उसकी लोकेशन आपको ये रही, ये है आपका चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया के द्वारा ईरान के अंदर डेवलप किया जा रहा है। और ये है आपका ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और दोस्तों, जो चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच की डिस्टेंस है वो है आपकी 72 किलोमीटर की। तो चाबहार पोर्ट से हमें क्या क्या प्रॉफिट होंगे वो ये होंगे कि एक तो हमारा अफगानिस्तान जाने का रूट क्लियर हो जाएगा कि हम अफगानिस्तान आसानी से जा पाएंगे, हमारे किसी भी मामले में पाकिस्तान टांग नहीं अड़ा पाएगा। और वेस्ट एशिया से जो भी हम कच्चा तेल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं या फिर अपने किसी सामान का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारे सभी चाबहार पोर्ट के फायदे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज ए व्हाइट पेपर विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया? यानी कि किसके द्वारा व्हाइट पेपर विजन 2035 रिलीज किया गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, ये जो व्हाइट पेपर विजन 2035 है ये रिलीज किया गया आपका नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों,
इस वाइट पेपर विजन में ये डिस्कस किया गया है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो पब्लिक हेल्थ को लेकर क्या टारगेट सेट कर रही है, वो किस तरीके से लेकर वो पब्लिक हेल्थ को लेकर चलेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बिसन और गोर इज ए स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट, यानी कि इंडियन बिसन जिसे हम गोर के नाम से भी जानते हैं वो किस राज्य का स्टेट एनिमल है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी एमपी या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जो इंडियन बिसन है वो आपका बिहार और गोवा दोनों ही राज्य का स्टेट एनिमल है। तो इसके अनुसार जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो इंडियन बिसन है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है, जिसकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। तो आपसे जो इसको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों बोस गोरस। बोस गोरस इसका साइंटिफिक नेम होता है। और आपसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आयुषीएन की रेड लिस्ट में इसे किस कैटेगरी में डाला गया है। तो दोस्तों सन 1986 से ही आयुषीएन की रेड लिस्ट में इसे वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। किसी कैटेगरी में? वनरेबल की कैटेगरी में। और जो वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन पाई जाती है इसकी वो है लगभग 21,000 के लगभग पॉपुलेशन इसकी वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2020 समिट, यानी कि इसके द्वारा जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट 2020 समिट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ऑप्शन ए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ऑप्शन बी सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इस मीटिंग को हेल्ड कराया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों जो इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया गया वो किया गया यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया गया। और दोस्तों ये हमारी 5वें नंबर की समिट थी, यानी कि जो वाटर इम्पैक्ट समिट थी वो 5वें नंबर की थी। और इसमें इस समिट में ये डिस्कशन किया गया कि जो हमारी रिवर है उनको हम किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं कि वो पोल्यूटेड ना हो और पानी भी हमारा सुरक्षित रहे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है इंडिया 2020 वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। ऑप्शन ए यूनेस्को न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 है इसको लॉन्च किया गया यूनेस्को न्यू दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को न्यू दिल्ली के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस रिपोर्ट की जो फुल फॉर्म है वो ये है कि द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस रिपोर्ट का फुल नेम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडेम नरसिम्हा वाज ए अवार्डी ऑफ विच अवार्ड, यानी कि जो रोडेम नरसिम्हा थे ये किस अवार्ड के विनर थे। दोस्तों ये थे आपके पद्म विभूषण के, इसके पद्म विभूषण के। और दोस्तों ये हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जो पहले नंबर पर आता है वो आता है हमारा भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है आपका पद्म श्री। तो दोस्तों जो रोडेम नरसिम्हा है वो आपके ये हैं जिनकी पिक्चर आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। इनका जन्म 20 जुलाई 1933 ईस्वी को बेंगलुरु के अंदर हुआ था और जिनकी डेथ है वो 14 दिसंबर 2020 को अभी करंटली में हुई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। दोस्तों एज ए प्रोफेसर ये वर्क कर चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, वहाँ पर ये एज ए प्रोफेसर भी काम कर चुके हैं। और जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में एज ए चेयरमैन ऑफ इंजीनियर मैकेनिक्स के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता सड़क इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री,
यानी कि स्वाधीनता सड़क इंडिया और किस कंट्री के बीच है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो स्वाधीनता सड़क है वो आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। किसमें? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है और इसको 26 मार्च 2021 से स्टार्ट किया जाएगा और यह मेहरपुर और मुजीबनगर जिले से होकर बांग्लादेश में जाएगी। कहाँ से? जो मेहरपुर और मुजीबनगर जिले हैं इनसे होकर बांग्लादेश को जाएगी। तो स्वाधीनता सड़क भारत और बांग्लादेश के बीच एक सड़क है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगारा A5 इज स्पेस रॉकेट ऑफ विच कंट्री? यानी कि अंगारा A5 किस कंट्री का स्पेस रॉकेट है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी रशिया। तो दोस्तों जो अंगारा A5 है ये आपका रशिया कंट्री का एक स्पेस रॉकेट है। कौन सी कंट्री का? रशिया कंट्री का एक स्पेस रॉकेट है और ये दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस रॉकेट है ये। तो ये किस कंट्री का है? रशिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज सेट एन इवन मोर एम्बिशियस टारगेट नाउ हाउ मेनी गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030? यानी कि इंडिया ने 2030 तक कितनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जनरेट करने का टारगेट सेट किया है? ऑप्शन ए 175 गीगावाट, ऑप्शन बी 300 गीगावाट, ऑप्शन सी 400 गीगावाट, ऑप्शन डी 450 गीगावाट। तो दोस्तों जो इंडिया ने टारगेट सेट किया है वो किया है 2030 तक आपका 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। कितना? 450 गीगावाट 2030 तक का टारगेट ये सेट किया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि 175 जो गीगावाट का टारगेट है वो किस ईयर तक इंडिया को कंप्लीट करना है? तो वो करना है आपका 2022 तक। और 2022 तक ही हमें किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है। जो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि 2022 तक वो किसानों की इनकम डबल कर देंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मलेरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड इन ए सोल्जर इन केरला? यानी किस टाइप का मलेरिया आइडेंटिफाई किया गया है केरला के एक सोल्जर के अंदर? ऑप्शन ए प्लासीमोडियम फाल्सीपुरम, ऑप्शन बी प्लासीमोडियम विवेक्स, ऑप्शन सी प्लासीमोडियम मलेरियाई या फिर ऑप्शन डी प्लासीमोडियम ओवाले। तो दोस्तों ये जो मलेरिया आइडेंटिफाई किया गया है ये किया गया प्लासीमोडियम ओवाले। कौन सा? प्लासीमोडियम ओवाले जो टाइप का मलेरिया है वो केरल के एक सोल्जर के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है। दोस्तों जो मलेरिया होता है वो हमारा 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला टाइप प्लासीमोडियम फाल्सीपेरम। कौन सा? प्लासीमोडियम फाल्सीपेरम। दूसरा होता है प्लासीमोडियम विवेक्स। कौन सा? प्लासीमोडियम विवेक्स। तीसरा होता है प्लासीमोडियम ओवाले। चौथा होता है प्लासीमोडियम मलेरियाई और जो पांचवा होता है वो होता है प्लासीमोडियम। तो ये हमारे पांचों प्रकार हैं मलेरिया के और जो केरला के अंदर पाया गया वो पाया गया प्लासीमोडियम ओवाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू लॉन्च एन इंटरनल प्राइज ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन द नेम ऑफ विच पर्सन? यानी कि यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल प्राइज यानी क्रिएटिव इकोनॉमी का इंटरनेशनल प्राइज देने का को डिसाइड किया है किसके नाम पर? तो ये किया है आपका दोस्तों जो बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान है उनके नाम पर इस प्राइज को देने का उन्होंने वादा किया है। तो दोस्तों ये डिसाइड किसने किया है? यूनेस्को ने। तो आइए अब थोड़ा यूनेस्को के बारे में जानते हैं। जो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। जो उसके हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर। जो करंटली हेड है वो है ओदरे ओजुले और जो उसको फाउंड किया गया था वो किया गया था 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में फाउंड किया गया था। और दोस्तों जो ये क्रिएटिव इकोनॉमी का प्राइज दिया जाएगा इस प्राइज में आपको 50,000 यूएसडी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की राशि आपको इनाम के रूप में दी जाएगी। कितनी? 50,000 यूएस डॉलर की राशि। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 12 दिसंबर, ऑप्शन बी 13 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो दोस्तों जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है वो आपका 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन? 14 दिसंबर को हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन यूके एंड विच कंट्री को होस्टेड क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020, यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूके और किस कंट्री ने मिलकर क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को होस्ट किया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों ये कंट्री है आपकी फ्रांस। कौन सी? फ्रांस कंट्री ने यूके और यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को होस्ट किया है। दोस्तों ये मीटिंग किस लिए की गई? आपने नाम सुना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट किया गया था। एक पेरिस में मीटिंग हुई थी जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं 2015 में। तो इसकी नेक्स्ट ईयर मीटिंग होने वाली है जिसे यूके होस्ट करेगा। किसमें? ग्लासगो के अंदर ये मीटिंग होने वाली है। COP26 की मीटिंग के नाम से भी इसे जानते हैं। दोस्तों इस मीटिंग में हम क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या टारगेट सेट करेंगे या फिर क्या हमारे रूल या रेगुलेशन होंगे उसको लेकर यूनाइटेड नेशन, यूके और फ्रांस ने इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट को ऑर्गेनाइज कराया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए पीएम मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस फैमिली हेल्थ सर्वे को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस सर्वे को लॉन्च किया गया। और दोस्तों ये हमारा 5वें नंबर का हेल्थ सर्वे था। कौन सा? 5वें नंबर का। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहले नंबर का हेल्थ सर्वे कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों पहले नंबर का हेल्थ सर्वे 1992-93 में, दूसरा हेल्थ सर्वे 1998-1999 में, तीसरा हेल्थ सर्वे 2005-2006 में, और जो चौथा हेल्थ सर्वे वो 2015-2016 में, और जो 5वां हेल्थ सर्वे है वो आपका अब रिलीज किया गया है। और दोस्तों जो आपका 5वां हेल्थ सर्वे रिलीज किया गया है वो अभी केवल 17 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी के बारे में रिलीज किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अभी सभी स्टेटों में सर्वे नहीं किया जा सका। और जिन स्टेटों का सर्वे रह गया है उनका जल्द ही सर्वे कराकर जल्द ही इस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको रिलीज किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा रिलीज किए गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जिनकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। और कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी किसके द्वारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया? तो ये है आपके अशरफ पटेल। कौन? अशरफ पटेल के द्वारा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता गया। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये है हमारे अशरफ पटेल, जिनकी इमेज आपको यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रही है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए इंडियन रेलवे, ऑप्शन बी हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी होम मिनिस्ट्री या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये लॉन्च किया गया आपका इंडियन रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा। जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डेवलप की गई? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी IISc या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की फुल फॉर्म होती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में हमारा DRDO काम करता है। अब बात करते हैं HAL की। जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। तो अब बात करेंगे हम किसकी? HAL की। इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कितनी? क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर स्थित है।
और ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही काम करता है। ये है आपका IISc, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये भी आपकी बेंगलुरु में ही स्थित है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि जो माइनॉरिटीज राइट डे है इंडिया के अंदर वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस डे को भारत के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 18 दिसंबर को। किस दिन? 18 दिसंबर को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये है कि जो माइनॉरिटीज के राइट्स होते हैं उनको लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल काम करते हैं। तो दोस्तों ये है आपके आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जो कि आपके संविधान के पार्ट सेकंड में पार्ट थर्ड में, जिन्हें फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट थर्ड में रखे गए हैं। तो उसके अंदर ही आते हैं हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जिस किसी में भी माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट होगा उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट बोलता है वो ये बोलता है फ्रीडम टू गेट एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, इन्हें फ्रीडम इस तरह की दी जाएगी। जो आर्टिकल 30 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट बोलता है वो ये बोलता है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं। जो आर्टिकल 30 का सेकंड पार्ट बोलता है वो ये बोलता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल गिविंग ग्रांट्स, यानी कि ग्रांट्स देते समय इनके साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इज, यानी कि इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में रैंक कितनी है। ऑप्शन ए 129, ऑप्शन बी 131 या फिर ऑप्शन सी 128 या फिर ऑप्शन डी 130। तो दोस्तों जो इंडिया की रैंक आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में है वो है आपकी 131। कितनी? 131। जो सन 2019 में थी वो थी 129। तो जो इंडिया की रैंक है वो -2 जा चुकी है। जो पहली 5 कंट्री हैं वो है नॉर्वे, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर हांगकांग, फिर आइसलैंड। और जो लास्ट कंट्री हैं वो है एक तो साउथ सूडान, फिर है चड, फिर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और फिर लास्ट वाली आपकी नाइजर। तो दोस्तों जो इंडिया की रैंक आई है वो 131 आई है आउट ऑफ 189, यानी कि 131 रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज में। तो आइए अब जानते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको किस बेस पर तैयार किया जाता है, यानी कौन कौन सी डायमेंशन उसको उसके अंदर मेजर की जाती हैं। जो पहली डायमेंशन है वो आपकी लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, यानी कि देखा जाता है कि किसी कंट्री में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना नहीं। सेकंड नॉलेज, यानी कि उसका एजुकेशन लेवल कंट्री का देखा जाता है कि एजुकेशन लेवल हाई है या फिर लो है। नंबर 3 पर देखा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो इन तीनों के बेस पर ही इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 131 जो कि -2 हो चुकी है लास्ट ईयर से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री प्लेस्ड इंडिया ऑन इट्स करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट, यानी कि किस कंट्री के द्वारा इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाला गया है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चाइना या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाला गया है वो डाला गया है इंडिया को यूएसए के द्वारा। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप चाचा हैं वो जाते जाते भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आइए अब थोड़ा करेंसी मैनिपुलेटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब कोई कंट्री अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू में हेरफेर करती है तो उसको बोला जाता है करेंसी मैनिपुलेटर, यानी कि हम अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए यूएसए का
जो हमारे इंडिया के ऊपर चार्ज लगाया है कि इंडिया भी इस तरह की कुछ हरकत कर रहा है। तो हमारे जो चाचा हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जाते जाते भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जनवरी 2021 में ख़त्म हो जाएगा और जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे जोए बाइडेन। कौन? जोए बाइडेन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनेंगे, और जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी वो बनेंगी इंडिया ओरिजिन की कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस जो है कि नई वाइस प्रेसिडेंट बनेगी यूएसए की जनवरी 2021 में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन? यानी कि किसको एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का एज ए वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है? तो वो है आपके शशि शेखर वेम्पति। कौन? शशि शेखर वेम्पति को हमारे जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है उसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। दोस्तों ये हमारे प्रसार भारती के सीईओ भी हैं। कितने? किसके? प्रसार भारती के सीईओ भी हैं। तो आइए अब थोड़ा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और जो इसके करंटली हेड प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम इरेन, इसे एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। और जो लगभग 57 देशों से लगभग 286 इसके मेंबर हैं। और जो ये फॉर्म किया गया था 1 जुलाई 1964 ईस्वी को इसको फॉर्म्ड किया गया था। और ये हैं हमारे कौन? शशि शेखर वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के सीईओ भी हैं, और ये इन्हें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का ऐसे वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड ए लोन एग्रीमेंट $1000 मिलियन टू प्रोवाइड सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान थ्रू MGNREGS? यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी NDB, ऑप्शन सी AIIB, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी NDB, क्या? NDB, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में जानते हैं। तो आइए अब थोड़ा NDB के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। क्या? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको ब्रिक्स कंट्री के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया था। ब्रिक्स में बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रशिया, आई का मतलब होता है इंडिया, सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। और दोस्तों जिसके हेडक्वार्टर हैं वो है संघाई चाइना के अंदर। किसके अंदर? संघाई चाइना के अंदर। उसको फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 ईस्वी में इसको फाउंड किया गया था। और जो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे KV कामत के द्वारा इसको फर्स्ट प्रेसिडेंसी दी गई थी। तो आइए अब थोड़ा MGNREGS के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दोस्तों इस स्कीम को सन 2005 ईस्वी में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसमें? सन 2005 ईस्वी में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? यानी कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 19 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी 17 दिसंबर। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 20 दिसंबर को। किसको? 20 दिसंबर को हम इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज पब्लिश्ड ए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर एडॉप्शन ऑफ E20 फ्यूल एज एन ऑटोमेटिव फ्यूल? तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है जिसके द्वारा E20 फ्यूल को एज ए ऑटोमोटिव फ्यूल यूज करने को लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है? तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके मिनिस्टर कौन है?
हमारे नितिन गडकरी जी इसके मिनिस्टर हैं, जिसके हेडक्वार्टर है वो आपके न्यू दिल्ली के अंदर है, और इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1942 ईस्वी में। इसमें जुलाई 1942 ईस्वी में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMSAS डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि IMSAS को किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी इसरो, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो IMSAS है इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसको IMSAS को अभी जल्दी में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इंडियन नेवी को इसे सौंपा गया है। किसको? IMSAS को। इसको बनाया किसके द्वारा गया है? DRDO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही काम करती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटकॉन। नेटकॉन क्या है? तो नेटकॉन की फुल फॉर्म होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिसीजेस, यानी कि जो नेटकॉम की फुल फॉर्म है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिसीजेस। तो दोस्तों ये न्यूज़ में किस लिए थी? क्योंकि अभी इसकी 75वें नंबर की यानी कि 75th नंबर की एक कॉन्फ्रेंस वर्चुअली हेल्ड कराएगी। किस दिन? 18, 19 और 20 दिसंबर वाले दिन इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसको हेल्ड कराया गया। कौन से नंबर की? 75वीं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेटकॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिसीजेस। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि इंडिया की रैंक कितनी है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 95, या फिर ऑप्शन डी 111 यानी कि 111। तो दोस्तों जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 है इसमें जो इंडिया की रैंक है वो आपकी 111 यानी कि 111 इंडिया की रैंक है आउट ऑफ 162 कंट्री, यानी कि 162 कंट्री में से 111 रैंक आई है इंडिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। दोस्तों इस इंडेक्स में देखा जाता है कि किसी कंट्री के पर्सन को कि हम पर्सनल लेवल पर या सिविल लेवल पर या फिर इकोनॉमिक फ्रीडम हम कितनी मिल रही है, उसे इस बेस पर इस रैंक को तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक आई है 111 यानी कि 111 रैंक आई है आउट ऑफ 162 कंट्री, यानी कि 162 कंट्री में से 111 रैंक हमारी इंडिया की आई है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड विच ऑयल कंपनी हैव अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ गैस प्रोडक्शन फ्रॉम आर क्लस्टर द डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन इंडिया, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ने किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड इन इंडिया, यानी कि एक गैस प्रोडक्शन के लिए एक जो एग्रीमेंट है वो किस कंपनी के साथ साइन किया है। ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी ब्रिटिश पेट्रोलियम, ऑप्शन सी ESSAR, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस मीटिंग को जो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो किया गया है रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है इसके जो CEO हैं वो हैं बर्नार्ड लूनी। कौन? बर्नार्ड लूनी इसके CEO हैं, जिसके हेडक्वार्टर हैं वो है लंदन UK के अंदर, और जिसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था वो है विलियम नोक्स DRK। कौन? विलियम नोक्स DRK के द्वारा 14 अप्रैल 1909 ईस्वी को इसे फाउंड किया गया था। 1909 ईस्वी में इसे फाउंड किया गया था। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम BP के नाम से भी जानते हैं। क्या? BP यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस फिनोमिना इज कोल्ड ग्रेट कंजक्शन, या फिर क्रिसमस स्टार, यानी कि किस स्पेस फिनोमिना को हम ग्रेट कंजक्शन के रूप में भी जानते हैं। तो दोस्तों अभी 21 दिसंबर 2020 को ही जो आपका सैटर्न और जुपिटर था ये आप सबसे एक दूसरे के सबसे निकट थे, जिसे किसी के भी द्वारा आसानी से देखा जा सकता था, जिसकी इमेज आपको यहाँ एक डायग्राम में दिखाई पड़ रही है। 21 दिसंबर को ये इवेंट
हुआ, तो जिसे हम क्रिसमस स्टार या फिर ग्रेट कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसको? जब सैटर्न एंड जुपिटर विल बी ब्रॉट क्लोजेस्ट इन द नाइट स्काई बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, यानी कि जब सैटर्न और जुपिटर हमारे सबसे निकट आए तो उसको बोला गया ग्रेट कंजक्शन या फिर क्रिसमस स्टार। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवाज लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि गोवा का लिबरेशन डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 19 दिसंबर, ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 19 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो गोवा का लिबरेशन डे है वो मनाया जाता है आपका 19 दिसंबर को। इसको 19 दिसंबर को हम गोवा का लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन गोवा को जो पुर्तगालिस थे उनसे फ्री किया गया था, यानी कि पुर्तगालिस को इंडिया से भगाया गया था 1961 ईस्वी में। किसमें? 1961 ईस्वी में पुर्तगालिस को गोवा से भगाया गया था। तो जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसके द्वारा पुर्तगालिस को गोवा से भगाया था। कब? 1961 ईस्वी में। तो गोवा का जो लिबरेशन डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज प्लेस्ड हाउ मच टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि इंडिया ने कितने रुपए का दान दिया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में? ऑप्शन ए 1 मिलियन यूएसडी डॉलर, ऑप्शन बी 5 मिलियन यूएसडी डॉलर या फिर ऑप्शन सी 3 मिलियन यूएसडी डॉलर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोन दिया गया है ये दिया गया है आपका 1 मिलियन यूएसडी डॉलर का। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अब आइए थोड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में जानते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों जो इसके हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। जिसके द्वारा इसे फाउंड किया गया था वो है डिक पाउंड के द्वारा इसे फाउंड किया गया था और 10 नवंबर 1999 ईस्वी को इसको फाउंड किया गया था। और जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी इंग्लिश और फ्रेंच, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिलेक्टेड बाय द नासा एंड ईएसए टू फ्लाई to the International Space Station as the part of SpaceX Crew 3 मिशन, यानी कि जो नासा है और यूरोप की स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा किसे सिलेक्ट किया गया है स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए? तो वो हैं दोस्तों आपके राजा चारी। कौन? राजा चारी हैं, जिसे नासा और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सिलेक्ट किया गया है अपने स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के लिए। तो आइए अब थोड़ा नासा के बारे में जानते हैं। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म होती है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी स्पेस एजेंसी है, कहाँ की? यूएसए की, जिसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो फाउंड की गई थी डिवाइड डी आइजनहोवर के द्वारा, और जिसको फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को इसको फाउंड किया गया था। और जो करंटली इसके हेड हैं वो हैं जिम ब्रेडस्टाइन। कौन? जिम ब्रेडस्टाइन इसके करंटली हेड हैं। तो आइए अब थोड़ा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। जो फाउंड की गई थी वो 30 मई 1975 ईस्वी को इसको फाउंड किया गया था यूरोप के अंदर। और जो सीईओ हैं वो हैं इसके जॉन डाइटरिच वॉर्नर के द्वारा, जॉन डाइटरिच वॉर्नर इसके करंटली सीईओ हैं। और जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय PSLV C50 फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि जो इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है CMS-01 जिसे PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्थान से इसको लॉन्च किया गया? दोस्तों इसको लॉन्च किया गया SDSC, जिसकी फुल फॉर्म होती है सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में प्रेजेंट है। कहाँ?
आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में प्रेजेंट है कौन? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के नाम से भी जिसे जानते हैं। यहाँ से CMS-01 को PSLV C50 से के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिलेक्टेड एज द पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बाय टाइम मैगजीन, यानी कि किसको सिलेक्ट किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जोए बाइडेन एंड कमला हैरिस, ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जिसको टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है वो है आपके जोए बाइडेन और कमला हैरिस। कौन? जोए बाइडेन और कमला हैरिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2019 में टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला था? तो दोस्तों वो मिला था आपकी ग्रेटा थनबर्ग को, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। छोटी सी बच्ची है ये ग्रेटा थनबर्ग, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिसे 2019 में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट किस सिटी में हेल्ड कराई गई? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी सूरत, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो मीटिंग कराई गई ये कराई गई आपकी इसके अंदर देहरादून के अंदर, किसके अंदर? देहरादून के अंदर। और ये 9वें नंबर का एडिशन था, इस मीटिंग का 9वें नंबर का एडिशन था और इसको हेल्ड कराया गया देहरादून उत्तराखंड के अंदर। और इसको जो ऑर्गेनाइज कराया गया वो किया गया इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और जो होस्ट की वो किया से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तरांचल देहरादून के द्वारा इसको होस्ट किया गया। और जो इसकी थीम रखी गई वो थीम थी इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रिसाइलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्शन, इनोवेशन एंड एक्सक्लरेशन। इस वर्ष की जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है इसकी थीम रखी गई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपलोड्स WHO अपलोड्स इंडिया फॉर विच कैंपेन, यानी कि WHO के द्वारा इंडिया के किस कैंपेन को यानी कि सराहा गया है? तो ये है कि आपका फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन। ये कैंपेन को जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा इसको शाबाशी दी गई है। दोस्तों इस कैंपेन को 1 दिसंबर को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं किरेन रिजिजू जी, उनके द्वारा 1 दिसंबर को इसे पूरे नेशन में यानी कि पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया था। कौन सा कैंपेन? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है US इम्पोज सैंक्शन ऑन विच कंट्री ओवर परचेस ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया, यानी कि US ने सैंक्शन लगा दिए हैं किस कंट्री के ऊपर, क्योंकि वो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा था। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन बी सी टर्की, या फिर ऑप्शन डी ब्राजील। तो दोस्तों जो USA ने सैंक्शन लगाए हैं वो लगाए हैं किसके ऊपर? टर्की के ऊपर, क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है और ये रशिया से S-400 सिस्टम खरीद रहा है, तो इसलिए USA ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। तो आइए अब थोड़ा S-400 सिस्टम के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये किस कंट्री का है? रशिया का। और ये मतलब सर्विस में किस ईयर से है? तो 28 अप्रैल 2007 से ये जो S-400 सिस्टम है ये सर्विस में है। उसको डिजाइन किया गया था अल्माज आंटी के द्वारा, इसको डिजाइन किया गया था। और जो इसे मैन्युफैक्चर करती है वो है आपकी फकेल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो। कौन सी? फकेल मशीन बिल्डिंग डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो कौन सी कंट्री का है? रशिया का। और जो USA के चाचा है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जाते जाते भी अपनी आदत से बाज ना आते हुए टर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं S-400 सिस्टम को खरीदने को लेकर, क्योंकि ये रशिया से S-400 सिस्टम खरीद रहा है और ये नाटो का मेंबर है। किसका? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म होती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच द मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के 2 सेशन में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 8 मंथ, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो पार्लियामेंट के सेशन में मैक्सिमम गैप हो सकता है वो हो सकता है आपका 6 मंथ का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
तो दोस्तों न्यूज़ में किस लिए है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने अभी जल्दी में आपका जो विंटर सेशन है उसको खत्म कर दिया, बोल दिया कि कोविड-19 चलते जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है वो नहीं कराया जाएगा। तो पार्लियामेंट के हमारे 3 सेशन होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 बजट सेशन जो कि आपका फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा होता है आपका मानसून सेशन जो कि आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और थर्ड होता है विंटर सेशन जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। तो कौन से कितने सेशन हो गए? 3 सेशन हो गए। तो जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो कितना हो सकता है? 6 मंथ का मैक्सिमम गैप हो सकता है पार्लियामेंट के किसी भी 2 सेशनों के बीच में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ द किंगडम ऑफ ईस्वातिनी इज, यानी कि जो किंगडम है ईस्वातिनी इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे जाना जाता है स्वाजी लैंड के नाम से। किसे? स्वाजी लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी लोकेशन आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई पड़ रही है। ये एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटी सी कंट्री है जिसे हम ईस्वातिनी यानी किंगडम ऑफ ईस्वातिनी या फिर स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये स्विट्जरलैंड नहीं स्वाजीलैंड है। जो इसकी जो कैपिटल है लोबामा इसकी कैपिटल है, और जो किंग है वो मसवत अली इसके किंग है, और जो करेंसी है वो इसकी स्वाजी लीला नगीनी इसकी करेंसी है, और जो इसकी पॉपुलेशन है वो लगभग 11.4 लाख के लगभग इसकी पॉपुलेशन है। कितनी? 11.4 लाख के लगभग इसकी पॉपुलेशन है। इसे हम किंगडम ऑफ ईस्वातिनी या फिर स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका की। कौन सी? लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अफ्रीका की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज, यानी कि कौन सा डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा? तो दोस्तों ये है आपका डाक पे। कौन सा? डाक पे है, जिसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया यानी कि लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 2018 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि जो हमारे इंडिया पोस्ट होते हैं उसको ही चेंज करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। और दोस्तों यानी कि 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, और जो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर यानी कि 2018 में स्टार्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडिया पोस्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया पोस्ट को ही चेंज कर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया गया। तो आइए अब थोड़ा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में ये आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये आता है, जिसके हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, और उसको फाउंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे भी बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।